Hi friends, welcome to Circ and Drawn LDC classes. In this class we are going to see the question paper of commercial goods. क्वेश्चन नंबर 1, पीएमएस का पूरा नाम बताएं। उत्तर होता है पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 है पीएमएस में कितने मॉड्यूल्स हैं। उत्तर होगा पीएमएस में 5 मॉड्यूल्स होते हैं। फॉरवर्डिंग मॉड्यूल्स होता है, बुकिंग मॉड्यूल्स है, लोडिंग मॉड्यूल्स है, अनलोडिंग मॉड्यूल्स है और डिलीवरी मॉड्यूल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है नए मॉड्यूल्स में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया है। आंसर होगा PWB पार्सल वे बिल, LT मतलब होता है लगेज टिकट, गेट पास एंड मनी रिसिप्ट्स। ये सब के सब जो नए जो मॉड्यूल्स आए हैं पीएमएस के पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम के, उसमें ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ऐसे हमारा रेलवे भी अब जो है ना डिजिटल होते जा रहा है, हर चीज़ जो है डिजिटल होते जा रहा है, इसीलिए जो है ना हर चीज़ को जो है अपडेट किया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है PWB पार्सल वे बिल और LT लगेज टिकट में कितने फाइल्स होते हैं, कितने पन्ने होते हैं। उत्तर होगा 4 फाइल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट फाइल रिसिप्ट होता है, सेकेंड फाइल अकाउंट्स होता है, थर्ड फाइल इनवॉइस होता है और फोर्थ फाइल जो होता है रिकॉर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है पार्सल वे बिल और लगेज टिकट पर पहले से प्री प्रिंटेड स्टॉक नंबर 7 अंक के होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है पॉइंट 6 है PWB पार्सल वे बिल और LT लगेज टिकट प्रिंट करते समय सिस्टम कितने अंक का यूनिक नंबर जनरेट करता है। उत्तर होगा 10 अंक का PRR जनरेट करता है। पॉइंट 7 है PRR का पूरा नाम बताएं। उत्तर होगा प्रोग्रेसिव रेफरेंस रिकॉर्ड। 8 में है HMD का पूरा नाम बताएं। उत्तर होता है हैंड हेल्ड मोबाइल डिवाइस। 9 में है PCET का विस्तृत रूप लिखे। उत्तर होगा पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन। पॉइंट 10 है PCET कैसे काम करता है। तो उत्तर होगा यह एंड टू एंड और राउंड ट्रिप केवल काम करता है। PCET जो है पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन जो है यह एंड टू एंड और राउंड ट्रिप बेसिस पे काम करता है। आइए कुछ नोट में देख लेते हैं। कहता है रिजर्व प्राइस 1.25 गुना सिंगल जर्नी का लगता है P स्केल पर। रिजर्व जो प्राइस होगा इसका वो 1.25 गुना लगता है सिंगल जर्नी का P स्केल पर। पॉइंट 11 है कौन रिजर्व प्राइस को कम कर सकता है। उत्तर होगा CCM जो है रिजर्व प्राइस को कम कर सकते हैं, लेकिन वो भी P स्केल से कम नहीं कर सकते हैं। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और इसमें का एक जो क्वेश्चन है आपको समस्तीपुर डिवीज़न जो ECR में पड़ता है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में पड़ता है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है। पॉइंट 12 है पहले 6 महीने में PCET का मिनिमम कंपोजिशन कितना होता है। पहला 6 महीने में जो PCET का कंपोजिशन होता है वो 15 पार्सल वैन प्लस SLR, और वो जो SLR जो 2 कंपार्टमेंट्स होंगे वो 4 टन का प्रत्येक होता है। ठीक है। पॉइंट 13 कहता है कि 6 महीने के बाद PCET का मिनिमम कंपोजिशन कितना होता है। पहले 6 महीने का देख लिया, अब कहता है 6 महीने के बाद का PCET का कंपोजिशन कितना होगा। तो उत्तर है 20 पार्सल वैन प्लस SLR, और वो 2 जो SLR जो कंपार्टमेंट होगा वो 4 टन का प्रत्येक होगा। ठीक है। पॉइंट 14 कहता है 14 कहता है PCET कंपोजिशन को कितना बढ़ाकर किया जा सकता है। देखिए PCET का जो कंपोजिशन है उसको मैक्सिमम 24 पार्सल वैन तक बढ़ाकर कर सकते हैं। 15 है एक्स्ट्रा पार्सल वैन का रिजर्व प्राइस प्रोरेटा बेसिस पर लिया जाता है। एक्स्ट्रा जो भी पार्सल वैन उसमें ऐड होंगे उसका जो रिजर्व प्राइस होगा वो प्रोरेटा बेसिस पर लिया जाता है। पॉइंट 16 है PCET का लीज पीरियड कितना होता है। PCET का जो लीज पीरियड होता है वो 6 साल का होता है। ठीक है ना। 17 में पहले 3 साल के लिए कितना PCET के लमसम प्राइस में कितना एस्केलेशन लगता है। तो उत्तर होगा कोई एस्केलेशन नहीं लगता है। पहले 3 साल के लिए PCET के लमसम जो प्राइस होते हैं उसमें कोई एस्केलेशन नहीं लगता है, ध्यान में रखिएगा। पॉइंट 18 है 4th साल से PCET के एस्केलेशन में कितना लमसम प्राइस लगता है। तो उत्तर होगा 10% एस्केलेशन प्राइस लगता है। ठीक है ना। 19 में पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन में मध्यम टर्म, शॉर्ट टर्म, टेम्पोररी या दिन प्रतिदिन आधार पर लीज नहीं मिलता है, ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। 20 में PCET का पेमेंट पहले करना जरूरी है। लमसम प्रत्येक ट्रिप का देना होता है। भाड़ा प्रत्येक ट्रेन या 15 वैगन जो भी अधिक हो का लिया जाता है। जिस दिन लोडिंग होता है उस दिन फ्रेट लिया जाता है, भाड़ा लिया जाएगा। पार्सल वैन के PCC के जैसे फ्रेट लिया जाता है।
22 में कम से कम महीने में पीसीईटी का 2 ट्रिप होता है और अधिकतम डिमांड या वैन के उपलब्धता के अनुसार CCM FM जो होते हैं वो ट्रिप का रीशेड्यूल कर सकते हैं। CCM FM जो है ट्रिप का रीशेड्यूल कर सकते हैं। 23 में डेमोरेज चार्ज SLR के लिए गुड्स वैगन का 25% लगता है। 24 में गुड्स के स्टैकिंग 1 दिन एडवांस में कर सकते हैं और रिमूवल के लिए भी 1 दिन का समय दिया जाता है। 25 में गुड्स के स्टॉकिंग का जो समय जनरल मैनेजर GM जो होते हैं उनके अप्रूवल पे बढ़ाया जा सकता है। 26 में है MCPLP का पूरा नाम लिखें। उत्तर होगा मॉडिफाइड कम्प्रिहेंसिव पार्सल लीजिंग पॉलिसी। 27 में है MCPLP कब आया? उत्तर होगा नवंबर 1991 में। आइए इस नोट को देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक पार्सल स्पेस जो ब्रेक वैन SLR में पार्सल वैन चाहे वो VPSH हो, BPS हो, BPUS हो में हो उसका उपयोग किया जा सके। क्लेम्स को अवॉइडेड किया जाए। लोडिंग या अनलोडिंग के लिए रेलवे स्टाफ का जरूरी नहीं हो। ये सब इसके मेन उद्देश्य थे। किसके? MCPLP के। ठीक है। 28 में LOA का पूरा नाम बताएं। उत्तर होता है लेटर ऑफ अलॉटमेंट। 29 में है MCPLP का रजिस्ट्रेशन फ्री में होता है और 5 साल के लिए वैलिड होता है। अगर एक कैटेगरी का हो जो SLR या VP का मांग करते हो जिनका वार्षिक टर्नओवर 2 करोड़ का हो तो उनका रजिस्ट्रेशन फ़ी 1 लाख रुपए लगता है। अगर B कैटेगरी का हो जो SLR का मांग करते हो जिनका वार्षिक टर्नओवर 50 लाख का हो तो रजिस्ट्रेशन फ़ी 50,000 रुपये लगता है। ठीक है। 30 में LLF का पूरा नाम बताएं। उत्तर होगा लमसम लीज फ्रेट। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द चैनल सर कैंड्रॉन LDC क्लासेस। फ्रेंड्स, ये कुछ PMS पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थे। प्रश्न इससे भी बन सकते हैं और इसमें का एक प्रश्न जो है समस्तीपुर डिवीज़न के CCTC के एग्ज़ाम जो अभी हुआ है उसमें पूछा भी गया है कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, तो पॉइंट को ध्यान में रखा जा सकता है, इसीलिए हम इस पर जो है वीडियो बनाए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।